Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we're discussing today. So the first article is on an consensus that we adopted on Myanmar. So यहाँ पर जो म्यांमार में recent चेंजेस हुए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि म्यांमार में क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं, उन इश्यूज का रीजंस क्या है, उन इश्यूज में जो जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसे कम करने के लिए हमने क्या कंसेंसस अडॉप्ट किया है. देन देखें कि ये कंसेंसस कितना इफेक्टिवनेस है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है व्हेन इट कम्स टू मिटिगेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस या रैम्पिफिकेशंस ऑफ द इश्यूज दैट इज अनरावलिंग इन म्यांमार, वो भी देखेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is particularly on a comment coming out of United Nations. So यहाँ पर इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रही है कि स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट एज गुड एंड बैड. सो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के लेवल पे है व्हेन इट कम्स टू countering terrorism. There are a lot of mechanisms. There is this 1267 listing is there. There is the CTC, that is counterterrorism committee is there. There's a lot of divisions, there's a lot of platforms, there's a lot of sub organizations जो कि यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे वर्क कर रहे हैं टू काउंटर टेररिज्म. सो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे इन आवर सेकेंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिगार्डिंग क्रिप्टो रेगुलेशंस. सो यहाँ पर बात करेंगे क्रिप्टो रेगुलेशंस होता क्या है, क्यों क्रिप्टो रेगुलेशंस की जरूरत है, और क्रिप्टो रेगुलेशन की जरूरत अगर है तो क्यों हम अभी तक क्रिप्टो रेगुलेशंस ला नहीं पाए, क्या क्या हैं चैलेंजेस, और डिफरेंट कंट्रीज में क्या परसेप्शन है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो एसेट्स या क्रिप्टो करेंसीज. दैट आल्सो विल बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth one is on a comment coming out of the International Labour Organization's Asia Pacific फोरम. सो यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, एंड देन मूव ऑन करेंगे कि एशिया पैसिफिक फोरम है क्या, इसमें क्या क्या कंसेंसस डेवलप हुए हैं, क्या क्या उसमें इश्यूज हम लोग देख रहे हैं, इंडिया को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए. ऑल दोज थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द फिफ्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one, that is on the aspects of an consensus जो कि हमने अडॉप्ट किया है on म्यांमार. So यहाँ पर the article is saying कि इंडिया को अर्ज किया जा रहा है to adopt the Asian consensus on Myanmar. So this is very clearly stating that ASEAN जो है, ASEAN के एक रीजनल फोरम में they have made an consensus on Myanmar. But इस consensus को जानने से पहले first you need to understand कि म्यांमार में क्या क्या issues हुए हैं as of now. So let's start with the basics itself. सो व्हाट इज द सिचुएशन म्यांमार. ऐसे सिचुएशन क्या है म्यांमार में जिसके कारण हमें कंसेंसस आने की जरूरत पड़ी. सो म्यांमार में बात करें द सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल. जो मिलिट्री है जिसे कहते हैं वहां पर जुनता, दैट इज द ग्रुप ऑफ मिलिट्री लीडर्स, दे हैव टेकन ओवर द पावर और द कंट्रोल ओवर द कंट्री. This junta is led by General Min Aung Hlaing, this person. So this person has taken over the control over the country. अभी elected personalities जो हैं, elected representatives जो हैं, उनके पास नहीं है power. They has been ousted, they had been jailed, और जो military है, they have taken over the control of the country. और इसकी वजह से काफी सारे एलिगेशंस लगते हैं. इवन दो जब इन्होंने पावर लिया था बाय एन मिलिट्री कू, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि दे वुड बी कंडक्टिंग एन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द नियर फ्यूचर. बट एज ऑफ नाउ ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने की जो संभावना है दैट इज वेरी ग्रिम. और इसे देखकर ही काफी सारे स्टेक होल्डर्स, नेशनल इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि यहाँ पर एक पीसफुल नेगोशिएशन हो ताकि यहाँ पर ब्लड शेड ना हो. One such negotiation or one such step for a peaceful negotiation, for a peaceful resolution is the ASEAN leaders meeting. अब जो ASEAN leaders meeting was conveyed in the 24th April 2021, जहां पर उन्होंने कोशिश की कि जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं वो मिलकर एक कंसेंसस डेवलप करें ताकि म्यांमार में जो वॉलेटिलिटी है उसे वो रिड्यूस कर पाए. सो इस कंसेंसस में 5 पॉइंट्स हैं. सो लेट्स सी कौन से पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट देयर शैल बी एन इमीडिएट cessation of violence in the Myanmar and all parties shall exercise utmost restraint. So the first point is कि हम वायलेंस को इमीडिएटली रोकेंगे और जितने भी पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल म्यांमार में जो मिलिट्री हैं दे हैव टेकन पावर, बट काफी सारे रेसिस्टेंट और काफी सारे अगेंस्ट में काफी सारे पार्टीज हैं जो कि मिलिट्री के अगेंस्ट वेपन्स उठाए. सो देयर इज एन इंसर्जेंस ग्रुप ऑल्सो एंड सिचुएशन जो है एक सिविल वार की तरह इरप्ट हो रही है. और इसमें जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है, जो विक्टिम्स हैं दे आर वुमेन, द चिल्ड्रन, द एल्डरली पीपल. और इसे रिजॉल्व करने के लिए यहां पर वो कह रहे हैं द फर्स्ट पॉइंट हियर इसके हम जो वायलेंस है उसे इमीडिएटली रोकेंगे और जितने भी पार्टीज हैं, नॉट ओनली द मिलिट्री बट अदर पार्टीज ऑल्सो, दे शुड एक्सरसाइज अटमोस्ट रेस्ट्रेंट.
The second point here is that constructive dialogue among all the parties concerned shall commence to seek a peaceful solution in the interest of the people. So यहाँ पर जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो मिलकर डायलॉग करेंगे, वो मिलकर टेबल में बैठेंगे, दे वुड बी डिस्कसिंग, एंड जो डिस्कस करने का जो एम होगा, द एम्बिशन वुड बी इन सपोर्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल और इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ म्यांमार पर्टिकुलरली. The third point here is that a special envoy of ASEAN chair shall facilitate mediation of dialogue process with assistance of the Secretary General. So यहाँ पर overlook करने के लिए there would be a special envoy जो कि ASEAN chair के अंडर होगा. The fourth point here is that ASEAN shall provide humanitarian assistance also through the AHA. What is AHA? AHA is an abbreviation of ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance. सो एशियान का जो एएचए है, एएचए के थ्रू वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग पुअर हैं, जो लोग डिसएडवांटेज हैं, उन लोगों को असिस्टेंस दे जाए. The fifth point here is that the special envoy and the delegation shall visit Myanmar to meet with all the parties concerned, ताकि यहाँ पर एक फेस टू फेस डायलॉग कर पाए और एक प्रोएक्टिवली और इंटीग्रेटिव मैकेनिज्म वो डेवलप कर पाए ताकि ये जो वॉलेटाइल सिचुएशन है म्यांमार में उसे वो रिजॉल्व कर पाए. अब सवाल यहां पर यह उठता है, ओके द कंसेंसस इज वेरी नाइस, बट क्या वो कंसेंसस आप इंप्लीमेंट कर पाए हैं? बिकॉज दैट कंसेंसस वाज डेवलप्ड इन द 2021 मीटिंग. सो एक साल हो चुका है. सो लेट्स सी. सो दिस कंसेंसस हैज नॉट येट बीन इंप्लीमेंटेड. प्लीज रिमेंबर दैट. यहां पर जितने भी हम लोग ने पिलर्स गिनाए हैं, इन पिलर्स को आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट पॉइंट, जो म्यांमार की जो जनता है, दे हैव शोन नो विलिंगनेस टू इंप्लीमेंट और कोऑपरेट विद एशियान. इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेंसस आने के बावजूद भी जो वायलेंस है, दे हैव नॉट डिक्रीज, रैदर इट हैज इंक्रीज. वो कम होने के बजाय वो बढ़ ही रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, यहां पर जो पार्टीज हैं, देर आर अ लॉट ऑफ पार्टीज जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हैं. सब पार्टीज को आप साथ बुलाने की जो कैपेसिटी है, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर. सो ऑल द पार्टीज आर नॉट कमिंग टू द टेबल. जब सब पार्टीज टेबल पे नहीं आएंगे तो जो भी रेजोल्यूशंस निकालेंगे, जो भी आप रिजल्ट्स निकालेंगे, ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, दे वोंट बी accepted by all the parties. That is the issue here. Third point is that they are refusing access to detained elected leaders. जितने भी elected leaders हैं, उनकी जो access हैं या जो बाहर की जो media हैं, उनकी access to meet this elected leaders is not there. So that is very restricted environment. Next point is that we are engaging with the wrong party. For example, Yang Lee, जो कि हैं यूनाइटेड स्टेशन स्पेशल रिपोर्टर ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन म्यांमार, सो वो कहते हैं कि they recently pointed out that the ASEAN consensus has failed because the bloc was engaging with the wrong party. हमें यहाँ पर हर एक पार्टी के साथ एंगेज करना है, बट यहाँ पर ये जो पार्टीज होंगे, ये पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, ये लीडर्स होने चाहिए, नॉट अदर पार्टीज. और यहाँ पर वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर जो है, दैट इज द इलेक्टेड लीडर्स. और हम इलेक्टेड लीडर्स के साथ हम कन्वर्जेशन नहीं कर पा रहे, उन्हें हम टेबल पे नहीं ला पा रहे बिकॉज एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड. और यहां पर हम लोग जो डील है, डील हम लोग नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं. सो दैट इज अ लॉट ऑफ इश्यूज. यहां पर आप सब स्टेक होल्डर्स को ला नहीं पा रहे हैं, और जब आप सब स्टेक होल्डर्स को ला नहीं पाएंगे टेबल्स में, तो जो भी कंसेंसस आप डेवलप करेंगे, दैट कंसेंसस वुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन द ग्राउंड लेवल. दैट इज द इशू इन म्यांमार. विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ टेररिज्म. अब यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड कमेंट है जो कि इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में गया हुआ है. द कमेंट हियर इज स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट एज गुड एंड बैड. सो यहां पर इंडिया जो कह रहे हैं कि हमें ग्रेड नहीं करना है टेररिज्म को एज गुड या बैड. देयर इज नो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट. टेररिज्म इटसेल्फ इज बैड. दैट इज व्हाट इंडिया इज सेइंग. बट इसको समझने के लिए यू नीड टू हैव एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास और अदर गवर्नमेंट्स के पास या अदर नेशन स्टेट्स के पास एट द यूनाइटेड नेशन लेवल, ताकि हम कंबैट कर पाए टेररिज्म को. सो लेट्स सी सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वन बाय वन. So the first instrument is in the form of an office, जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, एब्रिविएटेड एज यूएनओसीटी. अब यूएनओसीटी का जो गठन है, इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2017 through the adoption of an resolution. Of course it is adopted by an resolution. और resolution कहां पर adopt और pass किया जाता है? That happens in United Nations General Assembly, and that particular resolution is resolution number 71/291. And as of now, the president of this office is Mr. Vladimir Voronkov, who is as officially is the under secretary and the first under secretary attached to this office.
और ये जो ऑफिस है, इट्स फॉर्मेशन इज कंसिडर एज द फर्स्ट मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो कि अंडरटेक किया गया है at the topmost level of the United Nations, which is in line with the implementation of United Nations ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। अब ये ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी क्या है वो हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज वन सच इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि ये ऑफिस कैसे कैसे क्या क्या फंक्शंस करते हैं। तो देयर आर बेसिकली 5 फंक्शंस हियर जो कि ऑफिस अंडरटेक करता है। द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड लीडरशिप। वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है ताकि ग्लोबल लेवल पे जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं आपके यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ला पाए ताकि आप टेररिज्म को कम कर पाए। सेकेंड वन हियर इज टू एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड कोहेरेंस। जितने भी एंटिटीज हैं जो कि काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड हैं या उनसे रिलेटेड बाकी इश्यूज को कवर कर रहे हैं, सो उनमें कोऑर्डिनेशन ला पाए, उनमें एक कोहेरेंस ला पाए ताकि वो टुगेदर एज एन वन एंटिटी काउंटर टेररिज्म पे वर्क कर पाए। Third function here is to strengthen the delivery of United Nations counter-terrorism capacity building assistance. So जितने भी member states हैं, there is a lot of member states, 190 plus member states हैं जो कि United Nation के अंदर हैं। अब सब member state के पास powers नहीं होते कि वो counter terrorism के लिए better infrastructure और better management capacity building measures ला पाएं। तो उनकी जो member states हैं उनमें capacity building लाने के लिए, capabilities develop करने के लिए, infrastructure develop करने के लिए, coordination लाने के लिए this organization or this office works in. Another function here is to improve the visibility, advocacy and resource mobilization for the United Nations counterterrorism efforts. जितने भी efforts हो रहे हैं यूनाइटेड नेशन के लेवल पर, वहां पर एडवोकेसी, ट्रांसपेरेंसी ला पाए आप और अकाउंटेबिलिटी ला पाए, that is another function of this office. And the last function of this office is to ensure that due priority is given to the counter-terrorism efforts across the United Nations systems. तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर काफी सारे एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, काफी सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं। इन सब में एक कोऑर्डिनेशन ला पाए और इनमें जो प्रायोरिटी है, द पैरामाउंट प्रायोरिटी shall be given to the counter terrorism. That is another function or the last function of this office. With that, अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। सो ये जो ऑफिस है, यू हैव सीन देयर इज अ लॉट ऑफ फंक्शंस जो कि ये ऑफिस ओवरसी करता है, एंड दिस फंक्शंस आर वेरी ब्रॉड इन स्पेक्ट्रम। और इस फंक्शंस को ओवरसी करने के लिए दिस ऑफिस कोऑर्डिनेट्स विद वेरियस अदर एजेंसीज। फॉर एग्जांपल, देयर इज एन सेंटर नॉन एज यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर जो कि पर्टिकुलरली कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करता है। देन यूएनओसीटी ऑल्सो वर्क्स विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देन जो काउंटर टेररिज्म कमिटी है, जो आईसिल है, दैट इज ऑल्सो नोन एज देस या अल कायदा सैंक्शन कमिटी या 1540 कमिटी, इनके साथ भी क्लोजली वर्क करता है ताकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक वो ला पाए अगेंस्ट टेररिज्म। विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ऑन सैंक्शंस रेजिम्स। तो यहां पर जैसे आपने इनिशियली देखा, इनिशियल स्टेजेस में देखा, देयर आर अ लॉट ऑफ सैंक्शन रेजिम्स आल्सो जो कि टेररिज्म के खिलाफ है। बट जब सैंक्शन रेजिम्स कहते हैं, व्हाट डज दिस वर्ड सैंक्शन रेजिम मीन? सो रेजिम जो है, रेजिम इज अ कलेक्शन ऑफ सैंक्शन मेजर्स जो कि पुट इन प्लेस किए जाते हैं फॉर एन पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्पसेस। ये किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, या पर्टिकुलर रीजन के लिए हो सकता है, या पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो सकता है। Whatever the case may be, अगर collected efforts आप लाते हो particularly sanction related, then that collected efforts of sanctions is known as sanction regimes. और यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे बात करें, सो एज ऑफ नाउ 14 ऑनगोइंग सैंक्शन रेजिम्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो पॉलिटिकल सेटलमेंट्स ला पाए कॉन्फ्लिक्ट्स की, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की एंड काउंटर टेररिज्म की। एज ऑफ नाउ वी आर फोकसिंग ऑन काउंटर टेररिज्म। और वन सच regime is the ISIL जिसका जिक्र हमने इनिशियली यस्टरडे स्लाइड और आज के स्लाइड में हम लोग ने लास्ट स्लाइड में किया। सो ISIL जिसे आप दैश भी कह सकते हैं, एंड द अल कायदा सैंक्शन कमिटी इज वन सच सैंक्शन रेजिम जो कि पर्टिकुलरली काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। एंड दिस रेजिम इज एडमिनिस्टर्ड बाय एन सैंक्शन कमिटी chaired by a non-permanent member of the Security Council. Please remember that this is very important. So United Nations Security Council की बात करें, there are 15 members, उनमें जो 10 members हैं वो non-permanent हैं, and जो 5 members हैं वो permanent जिसे आप कहते हैं as P5। और यहाँ पर जो सैंक्शन रेजिम्स की ओवरसी के लिए, सैंक्शन रेजिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सैंक्शन कमिटी है, दैट इज हेडेड बाय दीज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आइदर ऑफ वन।
सो इनमें से कोई भी एक अल्टरनेटिवली इन एन रोटेटिंग मैनर वन सच मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर इज द हेड ऑफ द सैंक्शन कमिटी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर फाइनल डिटेल्स. सो अनदर मेजर इंस्ट्रूमेंट जो कि टेररिज्म के खिलाफ है दैट इज नोन एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी. सो ये 1267 क्या है? पर्टिकुलरली 1267 इज द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन. जो रेजोल्यूशन जैसे हमने देखा जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस था काउंटर टेररिज्म के लिए, दैट वाज अडॉप्टेड और एस्टैब्लिश्ड बाय एन रेजोल्यूशन. सो यहाँ पर ये जो कमेटी का गठन था दैट वाज पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दिस रेजोल्यूशन, और इसीलिए इस कमेटी का नाम भी 1267 है. तो बेसिकली ये कमेटी क्या करता है? ये कमेटी एक लिस्ट निकालता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देर इज दिस टॉप वांटेड लिस्ट, वैसे ही इंटरपोल जो है वो रेड लिस्ट निकालता है. सिमिलरली यहां पर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी एक लिस्ट निकालती है नॉन एज 1267 लिस्ट. सो दिस कमिटी जो कि ये लिस्ट निकालता है दैट वाज सेट अप इन द ईयर 1999, जो कि स्ट्रेंथन हुआ था आफ्टर द सितंबर 2001 अटैक्स. एंड इस कमिटी को आप कहते हैं एज दैश एंड अल कायदा सैंक्शन कमिटी. ये जो दैश क्या है? दैश इज आइसिल. सो जो आइसिल है उसको आप दैश के नाम से भी कह सकते हैं. दैट इज एन लीगल टर्म. देन यहां पर इट कंप्राइजेस ऑल द परमानेंट एंड द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ दिस कमिटी. और ये जो कमिटी है ये लिस्ट निकालता है दैट इज नॉन एज द 1267 लिस्ट. दैट इज अ लिस्ट ऑफ टेररिस्ट जो कि एक ग्लोबल लिस्ट है, ताकि जितनी भी एफिलिएटेड मैकेनिज्म्स है, जितनी भी एफिलिएटेड एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर, वो एक कंसर्न कोलैबोरेटेड और टुगेदरली एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक दे पाए अगेंस्ट द टेररिज्म. अब यहां पर टॉपिक द बेसिक इशू जिसके कारण ये जो कमिटी है या जो ये लिस्ट है ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है दैट इज द इशू विद कंसेंसस. देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज. फॉर एग्जांपल इंडिया काफी टाइम से ट्राई कर रही है कि पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट लीडर्स को इस लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए, बट चाइना इज होल्डिंग और चाइना इज प्रोवाइडिंग एन टेक्निकल होल्ड ऑन दोज प्रपोजल्स. सो इसे समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जो टेररिस्ट हैं इनके नाम इस लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं. सो यहां पर लेट्स सी द प्रोसेस. सो यहां पर एनी मेंबर स्टेट कैन सबमिट अ प्रपोजल. सो इंडिया हो या चाइना हो, कोई भी मेंबर स्टेट, परमानेंट या नॉन परमानेंट डजंट मैटर, कोई भी मेंबर स्टेट यहां पर प्रपोजल सबमिट कर सकता है. आइदर वो प्रपोजल किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकता है या ग्रुप के खिलाफ हो सकता है या एंटिटी के खिलाफ हो सकता है, डजंट मैटर. और ये जो प्रपोजल है उस प्रपोजल को ओवरसी करने के लिए ये जो 1267 कमेटी है वो बैठते हैं एज रिक्वायर्ड, जहां पर वो नोटिस देते हैं. देन यहां पर डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं बाय कंसेंसस. तो यहां पर कंसेंसस के थ्रू डिसीजंस ले सकते हैं. बट क्योंकि यहां पर सब लोगों के एक इक्वल वॉइस है, इसीलिए ऑल द मेंबर्स कैन हैव ऑब्जेक्शंस. वो ऑब्जेक्शन ला सकते हैं. अगर कोई भी मेंबर ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं देन दैट प्रपोजल इज एक्सेप्टेड विद इन दी 5 वर्किंग डेज. और प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद उस एंटिटी या इंडिविजुअल का नाम जो है वो इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है. बट अगर कोई आदमी या कोई जो मेंबर स्टेट है वो इसके खिलाफ ऑब्जेक्ट करता है देन दैट प्रपोजल इज पुट ऑन होल्ड. उसे होल्ड पर डाल जाता है. Another measure, यहां पर ऑब्जेक्ट करने के साथ साथ यू कैन पुट एन टेक्निकल होल्ड ऑल्सो. सो व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल होल्ड? टेक्निकल होल्ड मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इंडिया चाहता है कि एक्स वाई टेररिस्ट को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाए, बट चाइना को पता नहीं कि ये टेररिस्ट जो है, फॉर एग्जांपल इंडिया का टेररिस्ट चाइना के लिए टेररिस्ट होना जरूरी नहीं है, चाइना का टेररिस्ट इंडिया के लिए टेररिस्ट होना जरूरी नहीं है. सो ये जो आदमी है, जो ग्रुप है या जो भी पर्सन है या एंटिटी है जो कि इंडिया ऐड करना चाहते हैं इन दैट ग्रुप, वो एक्चुअल में उसके खिलाफ एलिगेशंस क्या क्या हैं, उसमें सबूत है कि नहीं, सब्सिक्वेंट जो एविडेंस है वो सब्सटैंशिएटिव है कि नहीं, उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हर एक कंट्री को टाइम लग जाइए. और काफी टाइम पे काफी ज्यादा इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कि जो कंट्री पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर एंटिटी को इस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं उसमें सब्सिक्वेंट या सब्सटैंशिएटिव एविडेंस नहीं होते. तो उसमें सब्सटैंशिएटिव एविडेंस मांगने के लिए या रिकरिंग एविडेंसेस मांगने के लिए देयर इज अनदर होल्ड जो कि कोई एक मेंबर स्टेट डाल सकता है, एंड दैट होल्ड इज नॉन एज टेक्निकल होल्ड. अगर कोई भी मेंबर स्टेट इसमें टेक्निकल होल्ड लगाते हैं देन दैट मैटर गोज टू दी पेंडिंग लिस्ट. वो पेंडिंग लिस्ट में रहता है और जो पेंडिंग इश्यूज हैं दैट मस्ट बी रिजॉल्व इन दी 6 months. बट यहां पर भी एक्सेप्शंस हैं. अगर कोई कंट्री चाहे तो उसमें
और उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, एडिशनल 3 मंथ का टाइम ले सकते हैं, बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड अगर जो ऑब्जेक्शन है वो स्टिल परसिस्ट करता है दैट प्रपोजल एंड्स एट दैट स्टेज, और अगर ऑब्जेक्शन जो है वो नॉट प्लेस करता है, वो नहीं होता है या ऑब्जेक्शन वो वापस रिट्रीव कर लेते हैं, देन दैट प्रपोजल इज अप्रूव्ड एंड दैट पर्सन्स नेम और ग्रुप्स नेम इज एडेड टू द 1267 लिस्ट। दैट इज द होल प्रोसेस। और एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, इंडिया जो टेररिस्ट को इस ग्रुप के अंदर, इस लिस्ट के अंदर डालना चाहता है, उसमें चाइना टेक्निकल होल्ड लगा रहे हैं एंड काफी सारे एलिगेशन है, डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि वो पाकिस्तान के कहने पर ये कर रहे हैं। सो दैट इज द कंट्रोवर्सी, बट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिटेल्स ओनली। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, that is the counter terrorism committee. Now counter terrorism committee is also very big and very strong instrument जो कि terrorism के खिलाफ है. So this committee is mandated to monitor the implementation by member states of the measures to prevent terrorist attacks which are prescribed by the resolution 1373 and 1624. So 1373 और 1624 के अंदर काफी सारे मेजर्स हैं जो कि सब मेंबर स्टेट्स को फॉलो करने हैं, ओवरसी करने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं, ताकि वो प्रिवेंट कर पाए टेररिस्ट अटैक्स को। तो इसे ओवरसी करने के लिए देयर इज एन कमिटी नॉन एज सीटीसी, दैट इज द काउंटर टेररिज्म कमिटी। और यहाँ पर जो डिसीजंस हैं वो भी रीच किए जाते हैं बाय द कंसेंसस इटसेल्फ। एंड द इंटरेस्टिंग फीचर हियर इस यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी है दैट इज करेंटली अंडर इंडिया। सो इंडिया इज द करंट चेयर ऑफ दिस कमिटी। With that, now let's move to our next aspect, that is on the United Nations counter-terrorism strategy. So initially हमने देखा कि जो formation था ऑफिस का that was in line with the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy. So देखते हैं कि ये strategy क्या है. So this strategy is a unique global instrument ताकि enhance कर पाए national, regional and international efforts to counter terrorism. और ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो स्ट्रैटेजी है दैट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 2006, जहां पर जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं दे एग्रीड फॉर द फर्स्ट टाइम टू हैव अ कॉमन स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइट टेररिज्म। और यहाँ पर जो जीसीटीसी का जो फॉर्मेशन या एडॉप्शन इटसेल्फ सेंड्स अ क्लियर मैसेज दैट टेररिज्म इज अनएक्सेप्टेबल इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। और यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर काफी सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी लेने की बात की गई है ताकि हम प्रिवेंट कर पाए और कॉम्बैट कर पाए टेररिज्म को। और यहाँ पर जो ये स्ट्रैटेजी है ये रिव्यू भी किए जाते हैं। इट इज रिव्यूड एवरी 2 years, मेकिंग इट एन लिविंग डॉक्यूमेंट, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट ना रहे, इसमें चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। टेररिज्म जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवॉल्व कर रहे हैं, सो उसमें कॉम्बैट करने के लिए, इफेक्टिवली कॉम्बैट करने के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है इट इज revised every 2 years, or as of now the recent one is the 17th one. But before moving into that you need to understand कि यहाँ पर जो strategy है इसके काफी सारे pillars हैं या काफी सारे basic features हैं। So there are 4 pillars particularly. Let's see कौन से हैं। The first one is addressing the conditions conducive to the spread of terrorism. terrorism को spread होने के लिए जो conducive instruments हैं, conducive conditions हैं, उसे रोक पाए, that is the first point. The second point is to measure to prevent and combat terrorism. First of all उसे spread होने के लिए रोकें, सेकेंड उसे प्रिवेंट करने के लिए और कॉम्बैट करने के जो मेजर्स हैं वो हम लाएं, थर्ड इज टू मेजर्स टू बिल्ड स्टेट्स कैपेसिटी। सो यहां पर फर्स्ट कि हम स्प्रेड रोकें, सेकेंड प्रिवेंट करने से रोकें, उसे जो कॉम्बैट है वहां पर हम प्रिवेंट करें, उसे मिटिगेट करें, थर्ड इस प्रिवेंशन के लिए, कॉम्बैटिंग के लिए जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें भी कैपेसिटी की जरूरत है, उन्हें भी काफी सारे ट्रेनिंग्स की जरूरत है, एंड दैट इज ऑल्सो गिवन एज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। And the fourth pillar here are the measures to ensure respect for human rights. अब जब भी हम लोग टेररिज्म के खिलाफ कोई अगर रेडिकल अप्रोच लेते हैं, जो कोलैटरल डैमेज होता है दैट इज द ह्यूमन राइट्स गेट्स अवॉइडेड। काफी जो मिलिट्री हैं वो ऑफिशियली वो काफी मोर रेडिकल वे में वो जो सिविलियंस है, जो टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ मेजर्स उठाते हैं, और जब रेडिकल मेजर्स आप उठाते हैं, जो कोलैटरल डैमेज होता है, जो सफर करना पड़ता है, दैट इज ऑन द नॉर्मल पीपल, जो आपके जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उन्हें सफर करना पड़ता है। सो यहाँ पर स्पेशल अटेंशन दी गई है कि इवन दो हम लोग मेजर्स ले रहे हैं, स्ट्रेंथन मेजर्स ले रहे हैं, रेडिकल एंड पावरफुल मेजर्स ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें फोकस करना है कि हम ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करें। यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है वो फुलफिल होना चाहिए, वो सब्सटेंशियल और मिलिटरीलाइज होना चाहिए। दैट इज अंडर द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। With that, now let's move to our next aspect.
That is on the India stand on the 7th review of the global counter strategy. तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये जो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये रिवाइज किया जाता है इन एवरी 2 ईयर और वन सच रिवीजन इज द 7th रिव्यू और इसमें जितने भी मेजर्स लिए गए थे उसमें इंडिया का एक टेक था. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. So यहाँ पर the international committee has acknowledged that the threat of terrorism is grave and universal, okay, and can only be defeated by an collective efforts of United Nation member states, of all the United Nation member states. So हर एक member state को collective efforts लेने हैं, then only you can defeat the threat of terrorism. सेकेंड पॉइंट, यहां पर यह भी कहा गया था कि 9/11 के बाद ही हमें एक मेजर स्ट्राइक मिला है अगेंस्ट टेररिज्म. इससे पहले जो वर्ल्ड था वो डिवाइडेड था, यूर टेररिस्ट, माई टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट हैं कुछ, कुछ बैड टेररिस्ट हैं, कुछ आपका टेररिस्ट है, कुछ मेरा टेररिस्ट है. सो ये एक डिवीजन था. बट 9/11 के बाद जितनी भी टेररिस्ट को काउंटर करने के जो मैकेनिज्म्स है उन्हें एक स्ट्रेंथ मिल गया है, उन्हें एक जील मिल गया है. दैट वाज वन ऑफ द मेजर चेंजेस जो कि 9/11 के कारण हुआ. Then another point जो कि इंडिया emphasize करे that is on the collective efforts by the United Nation member states ताकि हम चेक कर पाए टेररिज्म को. और यहां पर इंडिया ये भी कह रही है कि हमें एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म. हम यहां पर एक टॉलरेंस नहीं ला सकते, ये नहीं कह सकते ओके आपने किया है टेररिस्ट एक्टिविटीज तो हम छोड़ेंगे, या इस एंटिटी ने किया है तो हम छोड़ देंगे. नो, देयर शुड बी एन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म. देयर इज नो गुड, नो बैड, देयर इज नो यूर टेररिस्ट, माई टेररिस्ट. इट इज टेररिज्म, इट इज बैड पर से और उसे हमें डिक्रीज करना है, उसे हमें कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड ये करना है. Another point is that the menace of terrorism is in no way can be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group. So this is showing the maturity of India. India यहाँ पर कह रहे हैं कि रिलीजन जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू टेररिज्म. टेररिज्म इटसेल्फ इज बैड और कोई भी रिलीजन टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता. ना रिलीजन प्रमोट करता है, ना नेशनैलिटी प्रमोट करता है, ना सिविलाइजेशन, ना एथनिक ग्रुप. इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ दोज. तो टेररिज्म इटसेल्फ इज बैड एंटिटी, दैट इज एन सेपरेट एंटिटी. उसे हमें कहीं ना कहीं उसे हमें टैकल करना है, बट उसके लिए हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम ब्लेम नहीं कर सकते, किसी एक रिलीजन से उसे जोड़ नहीं सकते. Another point that India is saying that United Nations is not a body or a forum where member states should take sides. So यहाँ पर हमने काफी बार देखा है कि पाकिस्तान या जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक रिलीजियस फोबिया के नाम पर या पर्टिकुलर एक रिलीजन के नाम पर वो साइड्स लेने की कोशिश करते. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमने देखा कि जो पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशंस वो कहते हैं कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम फॉलोवर्स हैं, उनके खिलाफ काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं, वो एट्रोसिटीज फेस कर रहे हैं. इंडिया में देयर इज इस्लामोफोबिया. सो इसके खिलाफ इंडिया कह रहे हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी इश्यूज विद दैट. हमें किसी भी रिलीजन के खिलाफ साइड नहीं लेना है. देयर शुड नॉट बी रिलीजियस फोबिया. यहां पर रिलीजियस फोबिया नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम फोबिया नहीं, बट सिमिलर फोबिया इज ऑल्सो देयर व्हेन इट कम्स टू हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म. सो ऐसा फोबिया होना ही नहीं चाहिए. वी शुड नॉट अटैच ए पर्टिकुलर religion to that. That is what India say. Another point that India has called out is that countries that are violating global commitments or sheltering terrorists should be having particular retaliatory mechanism. So यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी countries हैं जो कि shelter कर रहे हैं terrorist activities को, जो कि measurements जो हम लोग ले रहे हैं, जो implement करने के लिए कह रहे हैं, वो particularly implement नहीं कर रहे हैं, उसे materialize नहीं कर रहे हैं, तो उन countries के खिलाफ हम coercive measures लें, हम punitive action लें. Another feature is the continued absence of universally agreed definition of terrorism. So यहाँ पर there is a major issue when it comes to terrorism. Terrorism counter नहीं कर पाने का one of the major issue is कि terrorism का जो definition है that is also not there. Terrorism का definition ही define नहीं है. There is a lot of definition जो कि हम लोग आगे देखेंगे, और इस definition में subjectivity होने के कारण, इसमें different perceptions होने के कारण counter करना मुश्किल है. Another feature that India is telling is that the GCTS has failed to resolve the stalemate preventing the adoption of comprehensive convention on the international terrorism. So ये जो comprehensive convention था that was brought up by India. India ने बनाया था ये convention and it was one of the most comprehensive convention जो कि India ने बनाया था in the year 1996. So ये जो convention है this is a treaty, एक treaty है जहां पर India कह रहे हैं कि we need to criminalize all forms of international terrorism and deny terrorists their finances and supporters access to funds, arms and safe havens. बट ये जो कन्वेंशन है ये कन्वेंशन कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर काफी सारे कंट्रीज हैं जो कि एज ऑफ नाउ कोल्ड वार के बाद
प्रॉक्सी वारफेयर यूज करते हैं। प्रॉक्सी वारफेयर के थ्रू वो दूसरे कंट्रीज को डिफीट करने की यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर में जो आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन्हें प्रॉक्सी वारफेयर के थ्रू यूटिलाइज करें ताकि इंडिया को वो वीकन कर पाए। सो यहां पर इंडिया कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं, बट ऐसे कंट्रीज जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहे हैं, ऐसे एंटिटीज जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमें प्रिवेंटिव और कोर्सिव मेजर्स लेने हैं। और इसके लिए देयर इज दिस इंस्ट्रूमेंट, बट एज ऑफ नाउ हमने 1996 में दिया था, बट एज ऑफ नाउ ऑल्सो दिस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। बट या ये इवन दो ये एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज एन ट्रीटी एज अ होल हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, बट इनके एस्पेक्ट्स को देखकर काफी सारे सब्सिक्वेंट कन्वेंशंस हमने फॉलो किए, हमने एक्सेप्ट किए। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग जो कि 1997 में हमने अडॉप्ट किया। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सस्पेंशन ऑफ फाइनेंसेस ऑफ टेररिज्म है जो कि 1999 में। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म जो कि हमने 2005 में एक्सेप्ट किए। सो इवन दो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन है एज एन होल ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, बट इसके सब्सिक्वेंट मेजर्स को हमने कुछ जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं उसे हमने अडॉप्ट किया है, which are mentioned here. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspect of deadlock. अब जैसे मैंने इनिशियली कहा जो टेररिज्म का डेफिनेशन है उसमें इश्यूज होने के कारण, उसमें डिफरेंट परसेप्शंस होने के कारण टेररिज्म के खिलाफ आप एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं ला पा रहे हो। सो क्या इशू है इसमें? इसमें इशू को शोकेस करने के लिए 3 सवाल हैं जो कि दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि क्या डिस्टिंग्विश करता है, कैसे आप अलग करोगे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक लिबरेशन मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल अरब स्प्रिंग जो था वो एक लिबरेशन मूवमेंट था। ईरान में जो एज ऑफ नाउ हो रहा है दैट इज काइंड ऑफ एन लिबरेशन मूवमेंट। तो लिबरेशन मूवमेंट को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग करोगे, क्योंकि दोनों हो सकता है कि वायलेंस यूज करें। सेकेंड सवाल यहां पर यह है कि आप कैसे नेशनल आर्म फोर्सेस के एफर्ट्स को इससे अलग करोगे। हो सकता है कि कोई एक नेशनल आर्म फोर्सेस जो हैं वो भी एट्रोसिटीज क्रिएट करें, वो भी वायलेंस करें, तो उसको आप टेररिज्म से कैसे अलग करोगे। और अगर अलग करते भी हैं तो आप स्टेट टेररिज्म को कैसे या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को कैसे आप डिफाइन करोगे। सो इन सवाल के जो जवाब हैं दैट इज वेरी क्रिटिकल एज ऑफ नाउ, क्योंकि कोल्ड वार के बाद काफी सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, वो प्रॉक्सी वार्स और वो डिफरेंट मैटर्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू वो किसी दूसरे जो राइवलरीज हैं उसे वीकन करने की कोशिश करें, नॉट थ्रू डायरेक्ट एफर्ट और डायरेक्ट वार। इसे समझने के लिए टू गिव यू एन ब्रीफ glimpse of this issue, you can understand this by seeing the different variations in the definitions of the terrorism itself. For example, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है नंबर 49/60 उसके अकॉर्डिंगली एक डेफिनेशन है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। देन जो अरब कन्वेंशन है फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिज्म उनके अकॉर्डिंगली दूसरा डेफिनेशन है। इवन यूनाइटेड नेशन में भी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है जो कि पूरे यूनाइटेड नेशंस में फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी रेजोल्यूशन है 1566 उनके अकॉर्डिंगली टेररिज्म दूसरा है, यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंगली टूरिज्म दूसरा है, एंड जो कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंगली भी टेररिज्म को डेफिनेशंस वैरी करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया जिस चीज को टेररिस्ट एक्टिविटी मानता है वो यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो मानता नहीं है। सो यूनाइटेड स्टेट्स जिस चीज को टेररिज्म एक्टिविटीज मानता है उसे ज्यादा एक्टिविटीज, उसे मोर ब्रॉडर डेफिनेशन जो है वो यूके का है। तो कंट्री हिसाब से भी आप जो डेफिनेशन है टेररिज्म का देयर इज अ वेरिएशन, एंड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स में भी देयर इज अ वेरिएशन ऑफ डेफिनेशन टेररिज्म। और जब टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, सो हाउ कैन यू ब्रिंग एन कंसर्न और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अगेंस्ट द टेररिज्म, दैट इज द बिगर क्वेश्चन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट देयर। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, that is on the aspects of crypto regulations. So यहाँ पर the comment is saying that crypto regulation is a key focus area as G20's finance talks begins tomorrow. So finance talks में क्या unravel होता है that is for our future sessions, but as of now जो हमें यहाँ पर discuss करना है that is on the crypto regulations या crypto regulations है क्या. So let's start with the basics itself. सो यहां पर अगर आपको क्रिप्टो रेगुलेशन समझना है तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझें, क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी हो, क्रिप्टो एसेट्स हो, इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेशंस चाहिए दैट इज नॉन एज क्रिप्टो रेगुलेशंस। बट एज ऑफ नाउ आपको पता होगा कि क्रिप्टो रेगुलेशंस एज ऑफ नाउ है नहीं, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग ऑन दिस क्रिप्टो रेगुलेशंस। और क्रिप्टो रेगुलेशंस ना होने का क्या कारण है, देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस जो कि इससे एसोसिएटेड। सो लेट्स सी द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद not having an pan world crypto regulation. The first challenge here is that जो भी crypto assets से related technologies हैं वो change कर रहे हैं at an faster rate.
क्योंकि क्रिप्टोग्राफी इटसेल्फ इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, वो भी चेंज कर रहे हैं। और जब टेक्नोलॉजी इटसेल्फ चेंज हो रहे हैं तो जो एक्टर्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसके नेचर भी चेंज हो रहे हैं। और जब ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही हैं, तो जो रेगुलेटर्स हैं वो पर्टिकुलरली एक फ्रेमवर्क नहीं बना सकते, एक स्केलेटल फ्रेमवर्क नहीं बना पा रहे हैं। सेकेंड, इसे कॉम्प्लिकेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजीज में भी एक कंसेंसस नहीं है। फॉर एग्जांपल द वर्ड क्रिप्टो एसेट्स, तो यहां पर क्रिप्टो एसेट्स क्या होगा, देयर इज एन इशू। क्रिप्टो एसेट्स को कैसे आप टैक्स करोगे, देयर इज अनदर इशू। क्रिप्टो एसेट्स को आप कैसे स्क्रूटनाइज करोगे, कैसे आप डिटेल्स को एनहांस करोगे, कैसे आप डिटेल्स को फर्निश करोगे, देयर इज अनदर इशू। तो क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स का डेफिनेशन इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिव इशू, देयर इज अ लॉट ऑफ परसेप्शन इन्वॉल्व विद द डेफिनेशन, इसीलिए यहां पर हम लोग कंसेंसस नहीं ला पा रहे, यहां पर हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं ला पा रहे। Another issue is the actual or the intended use of crypto assets can attract once the attention of multiple domestic regulators. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैंक जो हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे, जो कम्युनिटीज रेगुलेटर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे, जो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे, जो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे। सो यहाँ पर डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं, जो कि इसमें इंटरेस्ट रखेंगे। और जब मल्टीपल रेगुलेटर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आप एक फ्रेमवर्क नहीं बना पाओगे, आप उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं मेटलाइज नहीं कर पाओगे। Another issue जो कि यहां पर आ रहा है, दैट इज देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिप्टो एक्टर्स। फॉर एग्जांपल माइनर्स हैं, आपके वैलिडेटर्स हैं, प्रोटोकॉल डेवलपर्स हैं। सो इन सब एक्टर्स के एक कॉमन फ्रेमवर्क आप कैसे बनाओगे जो कि इन सब एक्टर्स के लिए मैंडेटेड होगा, जो कि इन सब एक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज अनदर इशू। देन इसके साथ साथ जो आपके एक्टर्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उन्हें आप कैसे कहीं ना कहीं फुलफिल करोगे, उन्हें आप कैसे कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क के अंदर डालोगे, क्योंकि इनकी जो नेचर है, जो कि एक्टर्स और एक्टिविटीज के बीच में जो नेचर है, दैट इज ऑल्सो इवॉल्विंग। तो इस नेचर को आप कैसे डिफाइन करोगे, दैट इज अनदर इशू। और इसके साथ साथ जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो प्योरली कोड्स हैं, टेक्निकली कहें तो वो कोड्स हैं, बट ये जो कोड्स हैं ये फिजिकली बैग नहीं है, वो फिएट करेंसी से बैग नहीं है। जब फिएट करेंसी से बैग नहीं है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क आल्सो जो कि इससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इसकी जो डाटा है वो लॉस होने के चांसेस हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी आल्सो। सो काफी सारे इकोनॉमिक रिस्क हैं, काफी सारे टेक्नोलॉजिकल रिस्क हैं, और इसके साथ साथ देयर इज अ सब्जेक्टिविटी ऑफ डेफिनेशन आल्सो। और इन सब इश्यूज के कारण जो क्रिप्टो रेगुलेशन है दैट इज नॉट गेटिंग मेटेरियलाइज एज ऑफ नाउ। और इसीलिए G20 में जो ओवरसी करने वाले हैं, जो G20 होने वाला है, जो आपके मीटिंग्स जो फाइनेंशियल टास्क के हैं, उसमें जो मेजर स्टेक होगा, the function, the deliberation would particularly focus on the crypto regulation. With that clarity, now let's move to our next aspect, that is on where the world regulates cryptocurrency. अब हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, बट इस चैलेंजेस के साथ साथ अनदर इशू जो कि यहां पर हम लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज कि वर्ल्ड में कैसे आप ओवरसी करें, कैसे आप परसीव करें क्रिप्टो करेंसी को, दैट इज ऑल्सो डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है, इंडिया में इट इज रेगुलेटेड, यू कैन सी इंडिया में क्या है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज जो है वो रेगुलेटेड हैं, क्रिप्टो एसेट्स जो है वेरी रेगुलेटेड हैं, वो टैग्ड हैं, बट इट्स नॉट बैन। बट काफी सारे कंट्रीज में इट इज बैन, कुछ कंट्रीज में वो इम्प्लिसिट बैन है, कुछ कंट्रीज में वो रेगुलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल दिस कंट्रीज इनके पास रेगुलेटेड नहीं है। सो कुछ कंट्रीज में बैन नहीं है, कुछ कंट्रीज में वो यूज कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज में वो रेगुलेटेड हैं। तो इसलिए क्योंकि कंसेंसस नहीं है ओवर द ग्लोब, इसीलिए आप क्रिप्टो करेंसीज को यूज नहीं कर पा रहे, उसमें आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एट एन ग्लोबल लेवल नहीं ला पा रहे। दैट इज द इशू। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ ILO। सो यहां पर बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज एन इंटरव्यू जो कि आज के न्यूज़पेपर में है बाय गिलबर्ट एफ हुंगो। सो यहां पर जो है इनका एक इंटरव्यू है जो कि ILO के मीटिंग के बेसिस पर है। सो इसे समझने के लिए यूनिट टू अंडरस्टैंड कि ILO क्या है और ILO का क्या क्या मीटिंग्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स इटसेल्फ। अब जहां पर बात ILO की हो रही है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ILO क्या है, ILO कैसे फॉर्म हुआ, ILO का हिस्ट्री क्या है, ILO और इंडिया कैसे काम करता है, इन आवर 6 दिसंबर वीडियो। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर ताकि आपको एक मेजर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले। अब बिल्डअप करते हैं, अब बात करते हैं ऑन दी एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग्स। तो यहां पर बात करते हैं ये रीजनल मीटिंग है क्या। सो इसे हम लोग एब्रीवेट कर सकते हैं APRM, जो एब्रीवेशन आप न्यूज़पेपर में जनरली देखोगे। सो क्या है ये मीटिंग, सो दिस इज एन यूनिक पॉइंट जहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के,
जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो तीनों बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि कैसे वो जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं और जो वर्कर्स के जो वर्किंग कंडीशंस हैं, उसे आप एनहांस कर पाएँ और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसे आप कैसे इंप्रूव कर पाएँ। दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट। और यहाँ पर क्योंकि एशियन पैसिफिक के हैं, सो जितनी भी कंट्रीज हैं एशिया के, पैसिफिक के और अरब स्टेट्स के, वो मीट करते हैं यहाँ पर। और जो रीसेंट मीटिंग है दैट इज 17th APRM। और 17th मीटिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एज ऑफ नाउ कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है और एट द सेम टाइम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है, जो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो भी क्राइसिस और डाउनहिल पे है। और क्योंकि ये सब इतनी वॉलेटिलिटी है व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड लेवल, और इसीलिए दिस मीटिंग हैज वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स टू टेक। और यहाँ पर काफी सारे सजेशंस भी दिए गए हैं। द फर्स्ट सजेशन इज टू एनहांस दी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी जो है उसे एनहांस करें ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को और प्रॉस्पर और कैटेटिक रेट्स पे हम बढ़ा पाए। अदर पॉइंट इज कि यहाँ पर जो परसिस्टिंग स्किल चैलेंजेस हैं उसे हम फोकस करें और जो डिमांड ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट जो है वो हम लाएं। थर्ड पॉइंट कि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो उसमें हम बेनिफिट्स दे पाएं ताकि जो गवर्नमेंट है और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी उस स्किल्स के थ्रू अपने खुद को एक फाइनेंशियली स्टेबल और फाइनेंशियली प्रॉस्पर करें। अनदर पॉइंट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि काफी टाइम पे हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ कोर स्किल्स पे रहता है, बट यहाँ पर ये कहा गया है कि हम डिजिटल स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स पर भी फोकस करें ताकि इनकी जो कंबाइंड नेचर है देन ओनली वी कैन प्रॉस्पर, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे हम उसे जो फुल रेट पे हम उसे एक्सलेट कर पाएंगे। अदर फीचर जो कि यहाँ पर कहा गया है सजेशन हियर, इसकी जितने भी वर्कर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करें। और इसमें काफी सारे एक्कोलेट्स मिला गया है फॉर एन इनिशिएटिव जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। दैट इनिशिएटिव इज नॉन एज दी ई श्रम पोर्टल, जहां पर हम कोशिश करें कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया जाए, वहां पर एक फॉर्मल इकोनॉमी जो है उसमें एक शिफ्ट हो। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ई श्रम पोर्टल पे काफी सारे एक्कोलेट्स दिए गए हैं। अनदर फीचर हियर इसकी यहाँ पर बेसिकली 4 थीमेटिक एरियाज है जहां हमें हर एक कंट्री को, हर एक मेंबर स्टेट को फोकस करना है। तो कौन से थीमेटिक फीचर यहाँ पर? तो फर्स्ट थीमेटिक एरिया इसके हम इंटीग्रेटेड पॉलिसी एरिना ला पाए फॉर ह्यूमन सेंट्रिक रिकवरी, जो कि इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो और रिजिलियंट हो। सेकेंड फीचर हियर इसकी यहाँ पर हम लोग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ला पाए ताकि ट्रांजिशन कर पाए और फॉर फॉर्मेलिटी एंड डिसेंट वर्क, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर और उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक फॉर्मल एक्टिविटीज ला पाए, हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर पाए, उन्हें एक डिसेंट वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर पाए, एक फॉर्मल सिक्योरिटी दे पाए। दैट इज इज सेकेंड थीमेटिक एरिया। Third thematic area is to provide strong foundations for social and the employment protection and resilience. And the fourth point here is to revitalize productivity, growth and skills. So यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम उनके basic conditions पे focus ना करके productivity को भी enhance करें, and that is very important as of now जब जो world है वो काफी volatile है। With that understanding, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is on the National Family Health Survey number 5th, that is the recent survey, और इस पे जो भी major features है it is very important, प्रीलिम्स में questions पूछ सकते हैं। And the second question is regarding the comprehensive convention on international terrorism, जिसके ऊपर हमने as of now discuss किया। So both these questions are current affair based, so please try to attempt these questions। और इन questions के जो answers हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF. You will get the link in the video description itself. So stay tuned for more content. Read these questions, attempt these questions. If you have any issues, reach us at the comment section. We'd be happy to respond to those comments. So stay tuned, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.